स्टूडेंट्स, आज शुरू करते हैं आपकी समकालीन भारत एवं शिक्षा पाठ के। वैदिक शिक्षा का अर्थ। वैदिक कालीन शिक्षा का व्यापक अर्थ जीवन पर्यंत चलने वाली शिक्षा से, जो शिक्षा जीवन वर्ण शर्तीय जीवन पर्यंत तक चलती है, आपके मरने के बाद भी चलेगी, आपसे मरने से पहले भी थी, वो शिक्षा वैदिक शिक्षा कहलाती है। शिक्षा को एक ऐसा साधन समझा जाता है जो कि मनुष्य के सभ्य बनाती है, जो कि मनुष्य को सभ्य बनाती तथा जीवन उत्पन्न करती है। इस तरह मनुष्य जीवन भर विद्यार्थी रहता है, मनुष्य जीवन भर विद्यार्थी रहता है और वो सीखता रहता है। बात करें वैदिक कालीन शिक्षा का संकुचित अर्थ उस शिक्षा से था जो औपचारिक होती है। बालक अपने जीवन के कुछ वर्षों तक गुरुकुल में रहकर ब्रह्मचर्य जीवन व्यतीत करता था और वहाँ गुरु से ज्ञान प्राप्त करता था। गुरु के यहाँ प्राप्त यह शिक्षा जीवन के व्यक्ति के जीवन का सर्वांगीण विकास करती थी तथा जीवन में उसको जीविकोपार्जन का मतलब अपना जीवन निर्वहन, जीवन को व्यतीत करना, जीविकोपार्जन करने के योग्य भी बनाती थी। वैदिक साहित्य में एक स्तर पर कहा भी गया है कि यावजीवा महीने विप्र। वैदिक कालीन शिक्षा का परिभाषा। वैदिक कालीन शिक्षा की परिभाषा। वैदिक कालीन शिक्षा से तात्पर्य उस ज्ञान से है जो वेदों में सुरक्षित है तथा जो उस काल में प्रयोग किया जाता था। भारत की आधारभूत संस्कृति का ज्ञान इन्हीं प्राचीन धर्म ग्रंथों में सुरक्षित है। आर.के. मुखर्जी के अनुसार प्राचीनतम वैदिक काल के जन्म से ही भारतीय साहित्य पूर्ण रूप से धर्म से प्रभावित दिखता है। वैदिक युग में धर्म, कर्म और अर्थ, काम, मोक्ष को जीवन का प्रमुख आधार माना गया है। कई मानव प्रमुख आधार वैदिक युग में धर्म को, अर्थ को, काम को, मोक्ष को जीवन का प्रमुख आधार माना जाता था तथा जीवन का एकमात्र उद्देश्य मोक्ष प्राप्ति था। पहले वैदिक काल में क्या था कि जीवन का एक ही उद्देश्य था, हमें मोक्ष मिल जाए। वैदिक काल में जीवन दो प्रकार की विधाओं, परंपरा तथा वैदिक काल में जीवन दो प्रकार की विधाओं में, एक तो परा विधा और एक अपरा विधा में बांटा। भर्तृहरि के अनुसार विद्या के अभाव में व्यक्ति पशु के समान है। पशु में बुद्धि का अभाव होता है तथा बुद्धि एवं विवेक के अभाव में व्यक्ति भी पशु बन जाता है। वैदिक कालीन शिक्षा का उद्देश्य एवं आधार। वैदिक काल में शिक्षा के आदर्शों पर प्रकाश डालते हुए डॉक्टर A.S. अल्तरेकर ने लिखा है कि ईश्वर भक्ति एवं धार्मिकता की भावना, चरित्र निर्माण, व्यक्तित्व का विकास, नागरिक एवं सामाजिक कर्तव्यों का पालन, सामाजिक कुशलता की उन्नति एवं राष्ट्रीय संस्कृति का संरक्षण एवं प्रसार प्राचीन भारत में शिक्षा के मुख्य आदर्श एवं उद्देश्य समझे जाते थे। वैदिक काल की शिक्षा का मुख्य उद्देश्यों का उल्लेख इस प्रकार है। पहला, ईश्वर भक्ति एवं धार्मिकता। वैदिक काल में धर्म को बड़े आधार की दृष्टि से देखा जाता था। ऋषि, महर्षि, पुरोहित आदि लोग शिक्षा का निर्धारण तथा शिक्षा देने का कार्य करते थे। अतएव इस काल की शिक्षा का मुख्य उद्देश्य ईश्वर प्राप्ति तथा धर्म के नियमों का कठोरता से पालन करना था। इस उद्देश्य को पूरा करने के लिए विभिन्न संस्कारों की व्यवस्था थी। बालक को नियम पूर्वक दैनिक कार्य करने होते थे। वह विभिन्न धार्मिक कार्यों में
सम्मिलित होता था और संध्या पूजन विधिवत करता था। इस प्रकार गुरुकुल का सारा वातावरण धार्मिक भावना से भरा हुआ रहता था, भरा पूरा रहता था। चरित्र निर्माण की हम बात करें तो वैदिक कालीन शिक्षा का उद्देश्य था बालक का चरित्र का निर्माण करना। उस समय एक विद्वान से एक चरित्रवान व्यक्ति उत्तम समझा जाता था। मनुस्मृति में ऐसा कहा जाता था कि उन वेदों के विद्वानों से जिसका जीवन पवित्र नहीं है वह व्यक्ति कहीं अच्छा नहीं है, वह व्यक्ति कहीं अच्छा है। जो सच्चरित्र है, मनुस्मृति के अनुसार ऐसा कहा जाता है कि उन वेदों के विद्वानों से जिसका जीवन पवित्र नहीं है, जिसका जीवन क्या है, पवित्र नहीं है, वह व्यक्ति कहीं अच्छा है। जो सचरित्र है परंतु वेदों का कम ज्ञान रखता है। गुरुकुल की शिक्षा में चरित्र निर्माण पर अत्यधिक बल दिया जाता था। डॉक्टर वेद मित्रा का कहना है कि विद्यार्थियों के चरित्र का निर्माण करना शिक्षा का एक आवश्यक उद्देश्य माना जाता था। व्यक्तित्व का विकास करना। दैनिक काल की शिक्षा में बालक के व्यक्तित्व निर्माण पर विशेष बल दिया जाता था। व्यक्तित्व में आत्मसम्मान, आत्मसंयम, न्याय, विवेक, कुशल वक्ता होना, वाद विवाद करने योग्य होना, आदर्श चरित्रवान होना आदि गुण आवश्यक समझे जाते थे। नागरिक तथा सामाजिक कर्तव्यों का पालन करने योग्य बनाना। वैदिक कालीन शिक्षा का एक उद्देश्य बालकों को नागरिक एवं सामाजिक कर्तव्यों का पालन करने योग्य बनाना भी था। इसके लिए बच्चों की भावना स्वार्थ रहित होकर दूसरों के लाभ को ध्यान में रखकर शिक्षा देना था। बालकों को इस बात का बोध कराया जाता था कि मनुष्य एक सामाजिक प्राणी है और उसे समाज में ही रहकर अपना जीवन व्यतीत करना होता है। व्यक्ति को अपने समाज तथा घर, परिवार एवं समाज के प्रति क्या उत्तरदायित्व होते हैं आदि बातों का ज्ञान कराया जाता था। अतः उक्त वर्णन से यह बात स्पष्ट है कि वैदिक काल में बालकों के सामाजिक एवं नागरिक भावना के विकास पर भी ध्यान दिया जाता था। सामाजिक कुशलता का विकास करना। वैदिक कालीन शिक्षा में बालक को समाज में रहकर अपना जीवन सुखपूर्वक बिताने की भी शिक्षा दी जाती थी। इसके लिए व्यावसायिक शिक्षा भी प्रदान की जाती थी, जिससे कि बालक अपने व्यवहारिक जीवन में किसी प्रकार की असफलता का सामना न करने पाए। उसको शिक्षा के द्वारा जीविकोपार्जन, जीवन निर्वहन करने के योग्य बना दिया जाता था। उस समय वर्ण व्यवस्था भी विकसित ही की गई थी। वर्ण व्यवस्था भी वहाँ पर विकसित उस समय की गई थी। राष्ट्रीय संस्कृति का संरक्षण तथा प्रसार करना। वैदिक कालीन संस्कृति का एक उद्देश्य राष्ट्रीय संस्कृति का संरक्षण एवं उसका प्रसार करना भी था। उनको इस प्रकार की शिक्षा प्रदान की जाती थी कि वे अपनी साहित्य, सांस्कृतिक एवं व्यावसायिक परंपरा का संरक्षण कर सके। वर्ण व्यवस्था तो थी ही, वर्ण व्यवस्था तो उस टाइम पर थी, इसी के अनुसार लोग कार्य करते थे। परिणाम स्वरूप राष्ट्रीय संस्कृति की सुरक्षा को बड़ा बल मिलता था। जैसे परिवार का बड़ा या पिता अपने पुत्र को अपने व्यवसाय की शिक्षा देता था। ब्राह्मण वेदों को कंठस्थ कर लिया करते थे तथा अपने शिष्यों को भी कंठस्थ करा देना उनका अपना कर्तव्य समझते थे। अतः हम यह कह सकते हैं कि वैदिक कालीन शिक्षा का प्रमुख उद्देश्य छात्रों को सर्वांगीण विकास करना था, ताकि वे अपने परिवार की, समाज एवं राष्ट्र की लौकिक एवं
पारलौकिक उन्नति में योगदान दे सके। वैदिक कालीन शिक्षा की विशेषता एवं सिद्धांत की बात करें तो हमारे प्राचीन शिक्षा प्रणाली या वैदिक शिक्षा प्रणाली में ऐसी विशेषताएं पाई जाती हैं जो उस समय के समाज में भी किसी भी देश में नहीं पाई जाती थी। हमारी वह शिक्षा प्राचीन प्रणाली युक्त युगांतर के लिए सर्वथा ही अनुकरणीय कही जा सकती है। आज संसार के सभी देशों में जो भी शिक्षा प्रणाली प्रचलित है वे हमारे प्राचीन शिक्षा प्रणाली की तुलना में बहुत ही हल्की प्रतीत होती है। वैदिक कालीन शिक्षा के सिद्धांतों तथा विशेषताओं का विस्तृत उल्लेख नीचे दिया गया है। यह देखने का प्रयास किया गया है कि विशेषताएं आज की परिस्थिति में किस सीमा तक चल रही है तथा चलाई जा रही है। पहला, गुरुकुल प्रणाली। रविन्द्रनाथ टैगोर के इस कथन द्वारा हमारी वैदिक कालीन शिक्षा प्रणाली की विशेषता पर प्रकाश डालता है। उन्होंने लिखा है कि भारतीय संस्कृति का निर्माण नगरों नहीं बल्कि वन प्रांतीय आश्रमों में ही हुआ था। वैदिक कालीन भारत में उपनयन संस्कार के उपरांत ही प्राय 8 वर्ष की अवस्था में बालक गुरु के गृह में भेज दिया जाता था। वहां पहुंचकर वह अंतेवासिन अथवा गुरुकुलवासी कहलाता तथा वह विद्यार्थी कहा जाता था। वह अपने गुरुदेव के श्री चरणों में बैठकर शिक्षा प्राप्त करता था। यह गुरुकुल जन कोलाहल से दूर प्रकृति के पुनीत प्रांगण में स्थित होते थे, लेकिन ये गुरुकुल नगरों एवं गांवों से दूर नहीं होते थे। इसका कारण यह था कि अधिक दूर रहने पर खाद्य सामग्री का अभाव हो जाने पर मिलना कठिन हो जाता था। यह निश्चित है कि गुरु गृह में रहकर छात्र अपने गुरुओं से काफी कुछ सीख लेते थे, क्योंकि वे 100% गुरुओं का ही अनुकरण करते थे। गुरुकुलों पर राज्य का शासन नियंत्रण नहीं, शिक्षा का सम्राट स्वयं गुरु था। वह जो निर्धारित करते वही शिक्षा उन्हें मिलती थी। गुरु विद्यार्थियों के माता पिता होते थे। वे छात्रों को केवल शिक्षा ही नहीं देते थे बल्कि उनके पालन पोषण, वेशभूषा आदि का भी ध्यान रखते थे। वे गुरुकुल विद्यालय का भी कार्य करते थे तथा गुरु के घर का भी कार्य करते थे। इन गुरुकुलों में साधारणतः दोनों ही गुरु के घर का भी कार्य करते थे। इन गुरुकुलों में ज्यादातर दोनों ही विशेषताएं पाई जाती थी। आज के विद्यालयों में यह बात का अभाव माना जाता है। उपनयन संस्कार का महत्व। वैदिक काल में उपनयन संस्कार का काफी महत्व था। बिना इस संस्कार के अध्ययन कार्य आरंभ नहीं होते थे। विद्याध्ययन प्रारंभ करने के लिए यह संस्कार आवश्यक था। उपनयन संस्कार से पहले बालक शूद्र समझा जाता और उपनयन हो जाने के बाद ही वह नया जीवन शुरू करता था। अब उसको द्विज कहकर पुकारा जाता था। आज विद्यालयों में बालक के प्रवेश पाने पर यह संस्कार नहीं किया जाता। ब्रह्मचर्य जीवन पर विशेष बल। गुरुकुल में शिक्षा प्राप्त करने वाले प्रत्येक विद्यार्थी के लिए आवश्यकता था कि वह सदा जीवन एवं उच्च विचार के आदर्श को मानकर चले। उसमें आत्म संयम, इंद्रिय निग्रह होता था। वह स्त्री के बारे में सोचता भी नहीं था। स्पर्श करना और देखना तो दूर की बात है। इसका एक कारण यह भी था कि छात्रों का वातावरण एवं खान पान आदि
इतने सादे होते थे कि विचारों की इनकी पवित्रता होती थी कि बुरी बातें मस्तिष्क में नहीं आती थी। विद्यार्थी 25 वर्ष तक की अवस्था तक सामान्यतः ब्रह्मचारी बनकर गुरुगृह में ही रहता था। शिक्षा कार्य समाप्त करने के उपरांत ही वे अपने घर आकर वह विवाह करता था और वहीं से उसका गृहस्थ जीवन शुरू होता था। उचित समय पर शिक्षा का शुभारंभ। वैदिक काल में शिक्षा का शुभारंभ बाल्यकाल से ही शुरू कर दिया जाता था। आज भी ऐसा ही होता है, क्योंकि बाल्यावस्था ही शिक्षा प्रारंभ करने के लिए एक उत्तम अवस्था होती है। इस अवस्था में उसकी बौद्धिक शक्ति अत्यंत कुशाग्र एवं स्मरण शक्ति तेज होती है। बालक मनन चिंतन भी कर सकता है। इसलिए वैदिक काल में 5 से 8 वर्ष की अवस्था में ही बालक का उपनयन संस्कार करके शिक्षा आरंभ कर दी जाती थी। डॉक्टर अल्तेकर ने इस संबंध में लिखा है कि प्राचीन भारतीय समझते थे कि यदि शिक्षा प्रारंभ करने में विलंब किया जाता है तो उसके अच्छे परिणाम नहीं निकल सकते हैं। ये वीडियो यहीं तक। उसके बाद आगे वीडियो देखने के लिए गजेंद्र क्लासेस को फॉलो करें तथा गजेंद्र सर से सुने आगे की वीडियो। राम राम।